Starting with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Dear students and viewers, I am Abdul Rashid, Principal, Ali College of Technology, Haripur, Hazara. I hope you have seen my last video and got some of knowledge regarding technical education. Today, we are going to learn about washing machine. Basically, this lecture consists of two parts. One is for theory, or you can say circuit diagram that will drawn on the whiteboard. And second part of this lecture is practical, how we can wire a motor in the washing machine and how we can wire the parts of the washing machine. Basically, मेरे ये लेक्चर्स कुछ अर्सा पहले क्लास में पढ़ाने के दौरान रिकॉर्ड हुए थे. वक्त गुजरता गया, आजकल सोशल मीडिया का दौर है. मैंने भी सोचा कि अपने उन गुज़िश्ता लेक्चर्स को सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब पर दूं, ताकि वो लोग जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो किसी कॉलेज में जाकर पढ़ें, वो अपने घर पर इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें. तो व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्पायर करें, मुझे हौसला दें कि मैं अपने मजीद लेक्चर्स को भी यूट्यूब पर दे सकूं. जिस तरह के कमेंट्स में मुझे मेरे ही स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फलां सब्जेक्ट के भी दिए जाएं, फलां सब्जेक्ट के भी दिए जाएं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन मुझे इंस्पायर करना या मुझे हौसला देना भूल जाते हैं. जब तक आप मुझे हौसला नहीं देंगे, मैं इस काम पर सही चल नहीं सकूंगा. तो गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें. मैं अपने इस लेक्चर को अपने प्यारे नेशनल पोएट, कौमी हीरो, कौमी शायर इल्लामा इकबाल की नज़र करता हूँ. अल्लाह ताला उनकी रूह को इसाले सवाब फरमाए और जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए. इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले अपने मुसलमानों को जगाने के लिए क्या खूब कहा है. गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें. गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें. कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें. डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, टेक्निकल एजुकेशन के इस लेक्चर में इस शेर का कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन चूंकि मैं इल्लामा इकबाल को एक अकीदत समझता हूं, एक ऐसा फलसफा है इल्लामा इकबाल का जिसे हर मुसलमान को तस्लीम करना चाहिए. इस शेर का ये जो आखिरी मिसरा है, जिसमें इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें. सुभान अल्लाह. अपनी इस बात पर उसने इशारा दिया है उस वलीउल्लाह की तरफ, उस अल्लाह के महबूब की तरफ, उस अल्लाह के दोस्त की तरफ. वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई मुसलमान वलीउल्लाह है, चाहे कोई चीन का है, चाहे कोई अफगानिस्तान का है या इंडिया का है, वो कोई भी मुसलमान हो सकता है. अगर वो वली है, अल्लाह का दोस्त है, वलीउल्लाह है, तो निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें. जब वो किसी पर नजर डालता है तो उससे उसकी तकदीर जो है वो बदल जाती है.
کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واشنگ مشین. کیا چیز؟ واشنگ مشین. اتنا تو میرا خیال ہے سب کو پتا ہوگا کہ واشنگ کا مطلب ہوتا ہے دھونا. مشین ایسی مشین جو کپڑے. آج کا یہ لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک، ہم اس میں موجود الیکٹریکل حصوں کو چیک کریں گے کہ آیا وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد ان تمام حصوں کی آپس میں وائرنگ کریں گے. یہ 2 حصوں پر مشتمل آج کا ہمارا لیکچر ہوگا. لیکن سب سے پہلے تو میں تعارف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو حصے ہیں، واشنگ مشین کو آپ نے پوری باری دیکھی ہوگی، عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی حصے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک سنگل فیس موٹر ہے. سنگل فیس موٹر، زوم کرو. سنگل فیس موٹر سے مراد بجلی کی ایک لائن اور ایک نیوٹرل سے چلنے والی موٹر کو ہم سنگل فیس کہتے ہیں. اس لیے یہ کیا ہوئی؟ سنگل فیس موٹر. پھر اس کے بعد اس موٹر کے ساتھ یہ ایک ٹائمر لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ ٹائمر کیا کرتا ہے؟ ٹائم کے مطابق موٹر کو چلاتا ہے اور پھر کچھ دیر یہ موٹر کو ایسے چلاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر آف ہونے کے بعد یہ موٹر کو ایسے چلاتا ہے. ایک کام تو یہ آن آف کرنے کا کرتا ہے، دوسرا کام یہ موٹر کو دونوں سمتوں میں چلانے کا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ جب اس کی دی گئی چابی ختم ہونے والے کو ہوتی ہے تو یہ ایک گھنٹی کو سپلائی دے دیتا ہے. وہ گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. کپڑے دھونے والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کپڑے دھل چکے ہیں، یا تو ہم ان کپڑوں کو باہر نکال دیں یا پھر ہم اس میں مزید چابی کر دیں. تو میں نے کیا بتا دیا؟ حصوں کا تعارف کرتے کرتے اس کا اگلا ایک اہم حصہ ہوتا ہے کیپیسٹر. یہ کیپیسٹر آپ اپنے تھیوری کے ٹاپک میں یا 115 کے ٹاپک میں بڑے تفصیل سے پڑھیں گے. سر دست میں اتنا کہتا چلوں کہ کیپیسٹر از اے ڈیوائس which store electrical energy، جو الیکٹریکل انرجی کو اپنے اندر اسٹور. لیکن جب ہم اسے سنگل فیس موٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ فیس سپلٹنگ کا کام کرتا ہے. فیس سپلٹنگ سے مراد جب ہم بجلی کا نام لیتے ہیں تو بجلی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کرنٹ اور ایک وولٹیج. یہ کیپیسٹر کرنٹ کو وولٹیج سے 90 ڈگری آگے کر دیتا ہے، یعنی فیس کو سپلٹ کر دیتا ہے in the voltage and in the current. تو گویا یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹر اپنے اندر الیکٹریکل انرجی کو جمع کرتا ہے، لیکن سنگل فیس موٹروں میں جب ہم کیپیسٹر لگاتے ہیں تو یہ فیس سپلٹنگ کا کام کرتا ہے، یعنی ایک وائنڈنگ کے کرنٹ کو دوسری وائنڈنگ کے کرنٹ سے مختلف کر دیتا ہے. پھر کمپوننٹ کے تعارف کے بعد ایک گھنٹی میں نے دکھا دی. واشنگ مشین کے ساتھ اس طرح کی ایک گھنٹی استعمال ہوتی ہے. جب ہم ٹائمر میں چابی بھرتے ہیں، کپڑے دھوتے دھوتے اس کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو وہ ٹائمر اس کو سپلائی دیتا ہے. یہ گھنٹی آن ہو جاتی ہے. کپڑے دھونے والے متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کپڑے دھل چکے ہیں. اگر تو وہ دھل چکے ہیں تو کپڑوں کو باہر نکال لیتے ہیں، اگر ابھی دھلنے میں رہتے ہیں تو ٹائمر میں مزید تھوڑی سی چابی کیا کر دیتے ہیں. تو گھنٹی جو لوگوں کو متوجہ کرتی ہے کہ کپڑے دھل. پھر اس کے بعد آپ کا یہ ایک
स्विच होता है, ये स्विच 1 वे 2 वे कहलाता है। 1 वे से मुराद ये पहले मोटर को एक तरफ चलाता है। अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन को एक तरफ चलाना है तो इस स्विच को हम 1 वे पर रखेंगे। अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन को 2 वे पर चलाना है तो इस स्विच को हम 2 वे पर रखेंगे। लेकिन मैं बताता चलूँ कि आम तौर पर आदमी को मोटर 2 वे पर चलानी चाहिए, यानी उसका फूल ऐसे भी चलना चाहिए और उसका फूल ऐसे भी चलना चाहिए, इसलिए कि कपड़े एक तरफ चलने से गुंजर हो जाते हैं, जब वो दूसरी तरफ चलेंगे तो कपड़े थोड़े से खुल जाएंगे। तो गोया उसके बाद वॉशिंग मशीन के ऊपर वाले हिस्से पर ये एक चीज लगी होती है, इसको हम इसमें दो हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है जो इसमें घूम रहा है, ये इसको हम फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फूल कहेंगे जो इसके अंदर घूमता है, ये पानी को चलाता है। और फिर इसकी दूसरी तरफ आपका ये जो सिल्वर की लगी हुई है, इसको हम रोटर प्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे? इस रोटर प्लेट के अंदर ये आपकी शाफ्ट लगी हुई है। ये रोटर प्लेटें 2 तरह की बाजार में दस्तयाब होती हैं, एक जिनके अंदर बुश लगा होता है और एक जिनकी शाफ्ट के इस तरफ भी एक बेरिंग लगा होता है, इस तरफ भी एक बेरिंग लगा होता है। जब कभी भी कोई चीज़ घूम रही हो तो वो चीज़ें, घूमने वाली चीज़ 2 ही चीज़ों में घूम सकती है, या तो बुश के अंदर घूम सकती है और या फिर वो बेरिंग के अंदर घूम सकती है। पंखा आपका चल रहा हो या कोई भी मोटर आपकी चल रही हो तो उसके अंदर आप 2 चीज़ें घूमने के लिए तलाश करेंगे, एक बेरिंग और दूसरा बुश। या बुश होगा या बेरिंग होगा। इसी वजह से ये रोटर प्लेटें मार्केट में बुश वाली भी दस्तयाब होती हैं और इसके साथ साथ बेरिंग वाली भी दस्तयाब होती हैं। और फिर इन रोटर प्लेटों के 2 साइज भी होते हैं। ये छोटे साइज की कहलाती है, एक रोटर प्लेट थोड़ी सी इससे बड़ी होती है। जिस तरह की रोटर प्लेट आप उतारेंगे उसी तरह की रोटर प्लेट वापस उसमें लगाएंगे। ये तो था वॉशिंग मशीन के हिस्साजात का तारुफ कि वॉशिंग मशीन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फिर ये भी मैं बताता चलूँ कि वॉशिंग मशीन के नीचे अंदर जो हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा होता, अगर वॉशिंग मशीन को आप उल्टा करके देखें तो फिर उसमें ये चीज आपको नजर आएगी, ये आपका चक्का। क्या चीज है ये? चक्का। ये चक्का एक तरफ आपकी एक तरफ से ये चक्का इस रोटर प्लेट पर चढ़ता है, इस तरह समझ आ गई? किस पर चढ़ता है? जब ये चक्का घूमेगा तो आपकी रोटर प्लेट भी इस फूल को घुमाएगी। किस चीज को घुमाएगी? यानी आपको बताता चलूं कि ये जब शाफ्ट घूमेगी आपकी तो आपका फूल भी क्या होगा? जब आपका चक्का घूमेगा तो इस शाफ्ट को घुमाएगा। शाफ्ट ये लफ्ज ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? जब ये चक्का घूमेगा तो आपकी ये शाफ्ट भी घूमेगी और चूंकि इस शाफ्ट के दूसरी तरफ ये फूल लगा हुआ है तो ये फूल भी घूमना शुरू होगा। तो उसके बाद जब हम कहते हैं कि जनाब वॉशिंग मशीन के अंदर एक मोटर होती है तो लाजमी तौर पर उस मोटर के आगे एक पुली लगी होती है। क्या चीज? पुली। ये जहां पर मेरी उंगल है ये मोटर के ऊपर आपकी पुली लगी हुई है। किसी भी मशीन के साथ जब आप मोटर को देखेंगे तो उसकी ये पुली उसके घुमाने का मौजब बनेगी, यानी मोटर के साथ जब हमें कोई चीज़ चलानी है तो वो पुली ही उसको चलाएगी, वरना वो चीज़ नहीं चलेगी। तो इस तरह वॉशिंग मशीन के अंदर आपकी एक बेल्ट होती है। ये तकरीबन इसके नंबर होते हैं, 25 नंबर की कह सकते हैं या 26 नंबर की कह सकते हैं। तो ये बेल्ट एक तरफ
मोटर की पुली पर लगी होती है, मोटर आपकी बिजली से चलती है, मोटर को हम बिजली देते हैं तो मोटर चलती है। मोटर इज ए डिवाइस which is used to convert electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें तब्दील करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसको बिजली देते हैं तो वो चलना शुरू हो गई, यानी मैकेनिकल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो गई। जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, वो चीज़ घूमना शुरू हो गई, तो उसके बाद इसके दूसरी तरफ आपका ये चक्का लगा होता है और इस चक्के पर ये बेल्ट इस तरह चढ़ी होती है और आपकी पुली इस तरह लगी होती है। पुली को मोटर चलाती है और पुली इस बेल्ट को चलाती है, ये बेल्ट इस चक्के को चलाती है और ये चक्का आपकी इस रोटर प्लेट की शाफ्ट को चलाता है। जब शाफ्ट चलती है तो आपका ये व्हील चलना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है वॉशिंग मशीन के अंदर जो मैकेनिकल निज़ाम है, वॉशिंग मशीन को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसका एक हिस्सा मैकेनिकल निज़ाम कहलाता है, उसका दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रिकल निज़ाम कहलाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैकेनिकल बात समझ आ गई कि मोटर चलती है तो पुली चलती है, पुली चलती है तो बेल्ट चलती है, चलती है तो बेल्ट चलती है, बेल्ट चलता है तो चक्का चलता है, चक्का चलता है तो रोटर प्लेट की शाफ्ट चलती है, शाफ्ट चलती है तो उसके दूसरी तरफ फूल चलता है, फूल चलता है तो पानी चलता है, पानी चलता है तो कपड़े धोना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उसके इलेक्ट्रिकल हिस्से के अंदर जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो उसकी मोटर है। क्या है? मोटर। जब हम इलेक्ट्रिकल हिस्सों का नाम लेते हैं तो उसमें जो सबसे अहम हिस्सा है वो क्या है? मोटर। जब कभी भी हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर एसी बिजली से चलती है, और जब कभी हम एसी बिजली का नाम लेते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसी। कौन कौन सी एसी की किस्में हैं? शाबाश। जब कभी भी हम बिजली का नाम लेते हैं तो दो किस्म की बिजली हो सकती है। एक को हम कहते हैं सिंगल फेज। क्या कहते हैं? सिंगल फेज। और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी? थ्री फेज। सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई। अब फर्क क्या होता है बेटा इसमें? शाबाश। कि हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, फिर हमारे पास एक लाइन 1 होता है, एक लाइन 2 होता है, एक लाइन 3। ये जो आपके घरों के ऊपर कुछ खंभों के दरमियान 3 तारें लगी होती हैं, ठीक है जी, और कुछ खंभों के दरमियान 4 तारें लगी होती हैं। किसी को इनके फर्क का पता हो कि कुछ खंभों के दरमियान 3 तारें लगी होती हैं और वो खंभे थोड़े से बड़े भी होते हैं, वो कौन से खंभे होते हैं? और कुछ खंभों के दरमियान 4 तारें लगी होती हैं, वो खंभे थोड़े से नीचे भी होते हैं, वो कौन से होते हैं? शाबाश, किसी को पता हो तो ये याद रखो बेटा, जो खंभे थोड़े से ऊंचे होते हैं उनमें सिर्फ 3 तारें आ रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये HT के खंभे हैं। क्या है? आप इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का इल्म कुशादा है, बहुत वसी है, वो हर टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक है। तो इसलिए जब आपको एक माइनर से इल्म भी पता चले तो उसको भी थोड़ा सा याद किया करें। तो देखो बेटा, मैंने कह दिया कि जो खंभे थोड़े से ऊंचे होते हैं उनमें 3 तारें लगी होती हैं, वो कौन से खंभे होते हैं? HT। कौन से होते हैं? HT। उसमें वोल्टेज कितने होते हैं? 11,000 वोल्ट। आप ही की क्लास को मैंने जब उधर लेक्चर दिया था तो ये बताया था कि जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी इनपुट 11,000 kV होती है, बताया था मुझे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो 11 kV और HT वाले वोल्टेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर को दिए जाते हैं। उस ट्रांसफार्मर का नाम सब स्टेशन होता है, आपके मोहल्ले या गांव में लगा होता है। उस ट्रांसफार्मर से आपकी 4 तारें आउट हो रही होती हैं। जो सबसे नीचे वाली तार होती है वो बाय द ऑल मींस वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। और ऊपर वाली जो 3 तारें होती हैं वो फेज की होती हैं। जिन घरों को सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत होती है
उनको एक न्यूटन और कोई एक फेस दे देते हैं, इसको हम कहते हैं 220 वोल्ट। क्या कहते हैं? 220 वोल्ट। और जिन घरों को 3 फेज सप्लाई की जरूरत होती है उसको तीनों तारे लाइन की और एक न्यूट्रल, इसको हम कहते हैं 440। मैंने उस दिन भी बताया था कि बुनियादी तौर पर वापडा वाली बिजली जो आ रही होती है घरों के बाहर खंभों पर, वो 3 फेज होती है। क्या होती है? 3 फेज। वो 3 फेज बिजली होती है। अब घर की जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर घर में सिंगल फेज की जरूरत है तो 3 लाइन वाली तारों में से किसी एक तार के साथ उस घर की एक तार लगा दी जाती है और उस घर की जो दूसरी तार है वो न्यूट्रल से लगा दी जाती है। इस तरह 220 वोल्ट आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके 3 फेज सप्लाई आ जाती है। लेकिन मैं बात करना चाहता था कि हमने मोटर चलानी है। क्या चलानी है? मोटर। तो ये याद रखो बेटा, इस सप्लाई के साथ जो मोटर चलेगी, जो सिंगल फेज सप्लाई के साथ मोटर चलेगी, हम उस मोटर को क्या कहेंगे? शाबाश, क्या कहेंगे? सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर। और जो 3 फेज सप्लाई के साथ चलेगी, लेकिन मोटर की तारीफ आपको पता होनी चाहिए कि whenever a supply will given to a motor, then mechanical energy will be produced by the motor। कि जब कभी भी हम किसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या चीज पैदा होती है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो घूमना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वॉशिंग मशीन की सिंगल फेज मोटर के बारे में। तो ये याद रखो, सिंगल फेज मोटर चाहे कोई पंखे की हो, चाहे वॉशिंग मशीन की हो, चाहे टंकी पंप की हो, हमेशा उसमें वाइंडिंग 2 होती है। कितनी वाइंडिंग? 2। जब मैं वाइंडिंग 2 का कहता हूँ, कितनी वाइंडिंग का? 2। तो हर वाइंडिंग का एक सिरा होता है, 2 सिरे एक वाइंडिंग के, 2 सिरे दूसरी वाइंडिंग के। अगर मैं इसको A कहता हूँ तो इसको मैं B कह देता हूँ। आपका ये A1 हो गया, ये आपका सिरा A2 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका सिरा क्या हो गया? B2। जब वाइंडिंग करने वाला वॉशिंग मशीन की मोटर को वाइंड करता है तो वो दोनों वाइंडिंग के एक सिरे को आपस में मिला लेता है। तो मैं इसको अलग रंग दे देता है, इसको कॉमन तार कह देते हैं और दूसरी दोनों तारों को अलग रंग दे देता है। अब समझ आ गई? तो बुनियादी तौर पर वॉशिंग मशीन की मोटर के अंदर से कितनी तारें आती हैं बाहर की? कितनी आती हैं? 3। वो 3 कैसे आ रही हैं कि दोनों मोटरों के एक सिरे को हमने कॉमन कर दिया, उस तार को अलग रंग दे दिया। क्या किया? अलग रंग दे दिया। इन दोनों तारों को अलग रंग दे दिया। समझ आ गई? अब हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो जब कभी भी कोई मैकेनिक्स अपने इलेक्ट्रिकल के आलात को चेक करता है तो वो क्या चीज इस्तेमाल करता है? किसी को क्या करता है? अब सीरीज बोर्ड से मुराद क्या है बेटा, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे पास एक स्विच होता है। क्या चीज होती है? स्विच होता है। एक हमारे पास सॉकेट होती है, एक हमारे पास बल्ब होता है। हम इस स्विच से ये सॉकेट और ये बल्ब सीरीज में कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी मैकेनिक्स का सीरीज बोर्ड बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मैकेनिक्स का सीरीज बोर्ड। तो बेटा सबसे पहले मैं इस स्विच में लाइन दूंगा, समझ आ रही? फिर उसके बाद ये लाइन निकालकर सॉकेट को दे दूंगा, फिर इस सॉकेट से निकालकर इस बल्ब को दे दूंगा और ये वाला जो न्यूट्रल होगा आपका, ये इस बल्ब में आ जाएगा। ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी सीरीज सॉकेट होगी। कौन सी सॉकेट? और ये आपका क्या हो गया? स्विच। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो क्या ये बल्ब ऑन हो जाएगा जी? आप खड़ा करें। जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो क्या ये बल्ब ऑन हो जाएगा? कामरान क्यों नहीं ऑन होगा? जब हम इस सॉकेट में तार डालेंगे, जब हम इस सॉकेट में तार डालेंगे तो तब आपका बल्ब ऑन होगा, वरना आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। अब जहां मैकेनिक्स के पास सीरीज बोर्ड होता है वहां मैकेनिक्स के
بعد دو تاریں بھی ہوتی ہیں، ان کو ہم سیریز تاریں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور سے دیکھو گے بیٹا کہ میں نے ایک تار ڈال کر اس سرے کے ساتھ لگا دی، دوسری تار ڈال کر میں نے اس سرے کے ساتھ لگا دی. اب یہ جو لائن والا کرنٹ ہے یہ یہاں سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے. اب اس جگہ کو زوم کرو بیٹا، ادھر سے گزر رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، اس طرف سے گزر رہا ہے، ایسے راستہ مکمل کر رہا ہے. کیا میں نے کرنٹ کا راستہ مکمل کر دیا کہ نہ کر دیا؟ کر دیا. کیا اب کسی بھی وائنڈنگ میں آپ کی یہ وائنڈنگ 1 چیک کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم واشنگ مشین کے حصوں کا چیک کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور ان میں سے سب سے پہلے ہم کس چیز کو چیک کر رہے ہیں؟ کس چیز کو؟ موٹر کی وائنڈنگ کو جب ہم جناب چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سیریز بورڈ کا استعمال کیا. ہم نے اس کی ایک تار وائنڈنگ کے ایک سرے پر لگا دی، ہم نے اس کی دوسری تار وائنڈنگ کے دوسرے سرے پر لگا دی. اب یہ کرنٹ ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، کرنٹ راستہ مکمل کر رہا ہے. کوئی بھی الیکٹریکل کی چیز ہوگی اس میں 3 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ چیز شارٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ شارٹ. یا تو وہ چیز اوپن ہوگی. کیا ہوگی جی؟ اور یا تو وہ چیز مکمل ہوگی یا ٹھیک ہوگی. مکمل یا ٹھیک ہوگی. یعنی موٹر کے سلسلے میں خصوصی طور پر یا کسی بھی وائنڈنگ کے سلسلے میں یہ 3 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ چیز شارٹ ہوگی، یا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ اوپن ہوگی، یا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ اب فرض کر لو جناب میں نے اس تار کو ادھر سے منقطع کر دیا. کیا کر دیا؟ بتائیے میں نے کیا کیا؟ میں نے اس تار کو کاٹا تو اس کا مطلب ہے میں نے اس وائنڈنگ کو اوپن کیا کر دیا؟ اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے اس تار کو کاٹا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا اس کو. اب ذرا اوپن کرنے سے کیا ہوگا بیٹا کہ یہ ہمارا لائن ہے، یہ یہاں سے گزر رہا ہے. کیا اس کا راستہ مکمل ہوگا؟ کیا راستہ مکمل نہیں ہوگا تو کیا یہ بلب آن ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ایک تار ادھر لگاتا ہوں، ایک تار ادھر لگاتا ہوں، آپ کا سیریز بلب آن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وائنڈنگ آپ کی کیا ہے جی؟ اب سمجھ آئے؟ اب پہلا چیک تو کلیئر ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں. جب کبھی آپ نے ایک سوئچ سے 2 بلبوں کو سیریز میں کیا تھا تو دونوں بلب ڈم روشن ہوئے تھے کہ نہیں؟ کس نے یہ بات دیکھی تھی؟ اس لیے دونوں بلب ڈم روشن ہوئے تھے کہ دونوں بلبوں کی مزاحمت راستے میں آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ رکاوٹ. یعنی میں کرنٹ ہوں، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، یہ بچہ مجھے روکنا چاہتا ہے، یہ میرے راستے میں مزاحمت پیدا کر رہا ہے. کیا پیدا کر رہا ہے؟ اب میں جب ادھر سے گزرنا چاہتا ہوں، یہ میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو میرا کچھ نہ کچھ زور تو کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی وجہ سے بلب جو ہیں وہ سیریز میں لگانے سے کیا روشن ہوتے ہیں. اب دیکھو بیٹا میں نے یہاں ایک تار یہاں پر لگا دی، اب میں نے اس کو آپس میں جوڑ دیا. دیکھیں اگر یہ کرنٹ اس ساری سے گزر کر ایسے ایسے وٹوں سے گزر کر، یہ وٹ ہے آپ کا، یہ ٹرنیں ہیں آپ کی، ان ساری ٹرنوں سے گزر کر اپنا راستہ مکمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ کے راستے میں کچھ نہ کچھ مزاحمت پیدا ہو رہی ہے. کچھ نہ کچھ جب کچھ نہ کچھ مزاحمت پیدا ہو رہی ہوگی تو یہ بلب ڈم روشن ہوگا. کیا روشن ہوگا؟ کیا روشن ہوگا؟ جب یہ بلب ڈم روشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ وائنڈنگ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائنڈنگ ٹھیک ہے. اگر یہ وائنڈنگ ایسے شارٹ ہو جائے، شارٹ سے مراد اس کا پہلا سرا ٹرنوں کی بجائے ڈائریکٹ ایسے ٹچ ہو جائے تو آپ کا یہ جو کرنٹ ہے یہ ایسے جائے گا وائنڈنگ سے نہیں گزرے گا، ایسے ہی اپنا شارٹ راستہ اختیار کر لے گا. یعنی جب آپ کی سیریز ساکٹ تھی اس میں آپ نے کوئی تار ڈالی تھی تو کیا بلب آپ کا ڈم روشن ہوا تھا یا فل روشن ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وائنڈنگ کی مزاحمت نہیں ہوگی، کرنٹ شارٹ راستہ اختیار کرے گا تو آپ کا بلب فل روشن ہوگا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میری موٹر کی یہ وائنڈنگ شارٹ ہے. کیا ہے یہ؟ شارٹ. کلیئر ہو گیا؟ میں نے 3 ہی باتیں بتائی ہیں آپ کو. ایک شارٹ
दूसरी और तीसरी क्या? अगर आपका, मैंने आपको जो बताया था कि इसमें 3 ही बातें हो सकती हैं। शॉर्ट होती है अगर आपका बल्ब फुल रोशन होता है, लेकिन बल्ब भी कौन सा? सीरीज बल्ब। कौन सा? सीरीज बल्ब। अगर आपका सीरीज बल्ब फुल रोशन होता है तो इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग शॉर्ट। अगर आपका बल्ब बिल्कुल रोशन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी वाइंडिंग क्या है? अगर आपका बल्ब डिम रोशन होता है तो इसका मतलब है कि आपकी वाइंडिंग क्या है? अब देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि वाइंडिंग हम इस बॉडी में करते हैं। ये हमारी मोटर है और इसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं, और जब हम तार से वाइंडिंग करते हैं तो इनके दरमियान एक इंसुलेटर पेपर डालते हैं। क्या डालते हैं? इंसुलेटर। 2 लफ्ज होते हैं, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं फ्रॉम दोस करंट कैन नॉट बी पास, वो मटेरियल जिनमें से करंट नहीं। तो जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग और बॉडी के दरमियान या वाइंडिंग और लोहे के दरमियान हम क्या डालते हैं? पेपर डालते हैं। क्या डालते हैं? पेपर। और वो पेपर इंसुलेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटिंग। क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटिंग। अगर किसी वजह से आपका पेपर फट जाए तो वाइंडिंग वाली तारें आपकी बॉडी से टच होंगी और आपकी बॉडी में करंट आएगा। बॉडी को कोई आदमी हाथ लगाएगा तो उसको क्या लगेगा? तो मोटर को जब हम चेक करते हैं, मोटर को जब हम चेक करते हैं तो हमारी ये उसकी बॉडी है। ये क्या है जी? उसकी बॉडी है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि एक तार, यानी ये भी मैं बताता चलूं, चलो बॉडी से पहले एक और बात भी बताता चलूं कि मैंने एक वाइंडिंग चेक कर ली ना जी। अब देख लें, अगर मैं इस तार को उठाकर इधर की बजाय इधर लगा देता हूं, ठीक है जी। पहले मैंने ये तार जब इधर लगाई थी तो मैंने इस वाइंडिंग को चेक किया था। अब जरा मैं इस तार को उठाकर इधर लगाता हूं तो अब जरा गौर करो, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहले आपने जिस अंदाज में इस वाइंडिंग को चेक किया था, अब उसी अंदाज में क्या करेंगे? इस वाइंडिंग में भी 3 ही बातें होगी, या तो वो चीज वाइंडिंग शॉर्ट होगी, या तो वो वाइंडिंग क्या होगी? या तो वो क्या होगी? ये इसका दूसरा चेक हो गया। अब जब हम तीसरा चेक इसका करना चाहते हैं तो इस तार को यहाँ से उठाकर अब हम इसमें लगा देते हैं। अब जरा गौर करो बेटा कि आपका ये लाइन जा रहा है, ऐसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, इसके अंदर से गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, ये गुजरकर ये गुजरकर ये गुजरकर रास्ता मुकम्मल कर रहा है। यानी पहले आपके बल्ब के रास्ते में एक वाइंडिंग की मज़ाहमत आई थी। बल्ब के रास्ते में एक वाइंडिंग। अब कितने बल्बों की मज़ाहमत, कितनी वाइंडिंग की मज़ाहमत आ रही है? पहले अगर बल्ब आधा रोशन हुआ था, अब बल्ब उससे भी क्या होना चाहिए? अब क्लियर हो गया? तो बल्ब क्या होना चाहिए? कम से कम इन 2 तारों पर। ये आपके 3 चेक हो गए, एक चेक इस वाइंडिंग का, एक चेक इस वाइंडिंग का, और ये वाला चेक दोनों वाइंडिंग। क्लियर हो गया? अब हम चौथे चेक की बात करते हैं। चौथा चेक कुछ इस तरह किया जाता है कि आपकी ये वाइंडिंग बॉडी के अंदर की जाती है। वाइंडिंग और बॉडी के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है। क्यों? कि जब वाइंडिंग में से करंट गुजरता है तो बॉडी में से करंट अगर टच हो जाए तो फिर बॉडी को इंसानी खतरा होता है, उसको भी करंट, इंसान को भी करंट लग सकता है। इसलिए हम वाइंडिंग के दरमियान और बॉडी के दरमियान हम पेपर रखते हैं और उस पेपर को हम इंसुलेटिंग पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग पेपर। और अगर किसी वक्त वो इंसुलेटिंग पेपर फट जाए तो फिर हमारी वाइंडिंग बॉडी के साथ क्या हो जाती है? टच हो जाती है। अब हम देखना चाहते हैं कि कहीं ये वाइंडिंग बॉडी के साथ टच तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक तार को, सीरीज की एक तार को
हम बाडी के साथ लगा देंगे, सीरीज की दूसरी तार को हम कॉमन के साथ लगाएंगे, हम इसके साथ लगाएंगे, हम इनके साथ लगाएंगे। कोई भी तार अगर बाडी के साथ टच होगी तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। क्या होगा? बल्ब क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। तो जब हम बाडी के साथ चेक करते हैं तो बल्ब को रोशन नहीं होना चाहिए, बल्ब को रोशन नहीं होना चाहिए। अब समझ आ गई? तो वॉशिंग मशीन के कितने हो गए? 4। हम आगे जरा चलने की कोशिश करते हैं। टाइमर क्या है ये? टाइमर के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि टाइमर क्या करता है, मोटर को दोनों सिमतों में चलाता है। क्या है? इस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो क्या इसके अंदर से कोई टिक टिक की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जैसे ही मैं इसमें चाबी भरूंगा, जब ये टाइमर मशीन के अंदर लगा होता है तो इसके ऊपर एक नाब लगी होती है, उस नाब की मदद से हम इसमें चाबी भर देते हैं। अब मैं इसमें चाबी भरता हूँ, अभी क्या इसमें टिक टिक की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? टाइमर को चेक करने का तरीका, टाइमर को चेक करने का तरीका। अब मैं इसमें चाबी भरता हूँ, क्या करता हूँ? अब आपको क्या टिक टिक की आवाज आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइमर का जो पहला चेक है जिसमें टिक टिक की आवाज आनी चाहिए, यानी घड़ी की घड़ियां चलनी चाहिए, वो चेक इसका क्या है? ठीक है। अब समझ आ गई? तो टाइमर में जब हम चाबी भरते हैं तो उसके अंदर से टिक टिक की आवाज, ये पहली बात है। उसके बाद मल्टीमीटर से, कौन से मीटर से? मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर रखकर, कहां पर रखकर? यानी पता है ना कि आप मल्टीमीटर से जब कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, क्या चीज चेक करना चाहते हैं? कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर को किस पर रखते हैं? किस पर रखते हैं? जब हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर रखते हैं तो रेजिस्टेंस पर रखकर हमारे पास एक इस टाइमर की काली तार है। कौन सी तार है? अगर आप गौर से देखें तो आपकी ये 3 तारें, जिनमें से एक काली तार है, एक आपकी सलेटी तार है और दूसरी आपकी सुर्ख तार है, ये एक तरफ से आउट हो रही हैं और दूसरी तरफ से आपकी एक सब्ज तार है, आपकी एक ब्राउन तार है और आपकी एक पीली या येलो तार है। ये तीनों एक तरफ से हो रही है। समझ आ गई? जब हमने टाइमर में चाबी भर दी, टाइमर के अंदर से टिक टिक की आवाज आई। अब हम इसका पहला चेक करना चाहते हैं। पहला चेक ये है कि आया काली तार सलेटी तार के साथ कंटिन्यूटी दे रही है कि नहीं। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, मीटर को रेजिस्टेंस पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? मीटर की एक तार को काली तार के साथ लगाएंगे, मीटर की दूसरी तार को सलेटी तार के साथ लगाएंगे, मीटर की सुई हरकत करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंटिन्यूटी ये आपका पहला चेक है, टू चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन ब्लैक वायर एंड ग्रे वायर। कौन सी 2 तारों के दरमियान? ये इसका पहला चेक है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो टाइमर ठीक है, अगर नहीं आ रही तो टाइमर क्या है? अब मैं चलता हूँ दूसरे तरफ वाली 3 तारों पर कि आपने देखा कि इधर हमारी 3 तारें हैं, जिनमें से दरमियान में जो निकल रही है वो हमारी ब्राउन तार है और आपकी जो साइड पर निकल रही है ये येलो तार है और ये वाली जो है ये ग्रीन तार है। अब इसके अंदर एक ऐसा स्विच लगा होता है, बाद में जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो हो सकता है कि इसको खोल कर भी आपको बताया जाए, लेकिन इसके पीछे प्लास्टिक है और इसके अंदर वो पत्रियां आपको नजर आ रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो पत्रियां नजर आ रही होंगी। टाइमर का दूसरा चेक जनाब ये है कि आपकी ये जो ब्राउन तार है, ये ब्राउन तार ये बारी बारी थोड़ी देर के लिए ये सब्ज तार के साथ कंटिन्यूटी देगी, फिर सब्ज तार के साथ कंटिन्यूटी खत्म कर देगी, फिर किसके साथ देनी शुरू कर देगी? यानी दूसरा चेक। कौन सा चेक? जो ब्राउन तार है, कौन सी तार है? वो
बारी बारी पीली तार और सब्ज तार के साथ क्या देगी? पीली तार और सब्ज तार के साथ क्या देगी? अब ये आपका दूसरा चेक हो गया, ठीक है जी। अब इस टाइमर का जो तीसरा चेक है, जब हमने चाबी भरी तो आपने देखा कि ये जो पॉइंटर सा बना हुआ है, ये थोड़ा सा इस स्टॉपर से, ये पॉइंटर है और ये इसका स्टॉपर है, इस स्टॉपर से थोड़ा सा आगे आ गया है। जब चाबी खत्म होती जाएगी तो ये जो आपका पॉइंटर है ये वापस जाता जाएगा स्टॉपर की जगह पर। जब स्टॉपर तक ये वापस पहुंच जाएगा तो चाबी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब चाबी खत्म हो जाएगी जनाब, अब आपके टाइमर का तीसरा चेक, जब आपकी चाबी खत्म होने वाली होगी तो आपकी ये जो काली तार है ये स्लेटी के साथ साथ, स्लेटी पर पहले कंटिन्यूटी दे रही थी ना, स्लेटी के साथ साथ ये सुर्ख तार के साथ कंटिन्यूटी देना, सुर्ख तार के साथ जब ये कंटिन्यूटी देगी तो आपकी घंटी को बजना शुरू हो जाएगी। तो टाइमर के 3 चेक का पता चल गया है। वन वे टू वे स्विच, किस चीज की? इस वन वे टू वे स्विच, जब कभी हम स्विच का नाम लेते हैं, किस चीज का? आपका वन वे जब कभी हम स्विच का नाम लेते हैं तो मैं टाइमर की डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए कि टाइमर में मैंने कितनी तारें बना दी थी? 3 एक तरफ और 3 जो है वो दूसरी तरफ। आपकी एक तार जो है वो काली है, आपकी एक तार जो है वो स्लेटी है, आपकी एक तार जो है वो सुर्ख है, आपकी एक तार जो है वो ब्राउन है, आपकी एक तार जो है वो पीली है और आपकी दूसरी तार जो है वो क्या है? जब हम पहली दफा चाबी भरते हैं तो आपकी काली तार का ताल्लुक स्लेटी तार से बन जाता है। ये आपका पहला चेक, ये आपका क्या है? पहला चेक। फिर बाद में जब गरारियां चलती रहती हैं तो आपकी जो ब्राउन तार है वो कभी सब्ज के साथ बनती है, फिर टूटती है, फिर किसके साथ बन जाती है? तो बारी बारी आपकी जो ब्राउन तार है वो बारी बारी दोनों के साथ कंटिन्यूटी क्लियर हो गई। फिर जो तीसरा चेक है, जो हमारी काली तार है, कौन सी तार? वो हमारी सुर्ख तार के साथ क्या होगी? जब चाबी खत्म होने वाली, समझ आ गई? अब हम बात करते हैं किस चीज की? वन वे टू वे स्विच। तो मैं बताता चलूं कि आपका जो वन वे कोई स्विच है, कोई क्या है? स्विच। आप चाहते हैं कि स्विच को मैं चेक करूं, क्या करूं? चेक करूं। स्विच को मैं क्या करूं? चेक करूं। तो ये याद रखो बेटा, स्विच को चेक करने का मतलब ये है कि जब वो स्विच ऑन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो गए? अगर बने हुए होंगे तो आप 2 चीजों से चेक कर सकते हैं, एक मल्टीमीटर से, किस चीज से? मल्टीमीटर की एक तार इधर लगाओ, दूसरी तार इधर लगाओ, कंटिन्यूटी आती है, कंटिन्यूटी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच क्या है? ठीक है। जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी ऑन करने से कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी और ऑफ करने से कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? ठीक है जी। अब हम जब वन वे टू वे स्विच का नाम लेते हैं, किस चीज का? वन वे टू वे स्विच का नाम लेते हैं, तो ये भी सुन ले बेटा कि आपके वन वे टू वे स्विच, वन वे टू वे स्विच, इसको जरा देख भी लें कि इसके आपके ये जो पॉइंट एक तरफ नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट है। क्या है? कॉमन। ये बाकी तीनों पॉइंटों से थोड़ा सा जुदा है। आपका एक पॉइंट ये है, इसको चाहे आप वन वे कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट दरमियान वाला है, ये ऑफ वाला होता है, और तीसरा पॉइंट आपका टू वे होता है। जब हम इस स्विच को एक जगह पर रखते हैं तो ये जो इसका कॉमन पॉइंट है, ये इन तीनों पत्रियों में से एक पत्री के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। जब ये मिल जाता है तो फिर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक जो कॉमन पॉइंट है वो एक पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी देगा,
ایک وقت میں ایک پوائنٹ کے ساتھ کنٹینیوٹی دے گا. اگر کسی کے ساتھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے یہ سوئچ خراب ہے. تو جب آپ اس کو دوسری پوزیشن پر رکھیں گے تو پھر وہی کامن پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کے ساتھ کنٹینیوٹی دینا, اور پھر جب ہم اس کو تیسری جگہ پر رکھیں گے تو وہی کامن پوائنٹ تیسرے پوائنٹ کے ساتھ کنٹینیوٹی 1 وے 2 وے کیا چیز. تو یہ آپ کا 1 وے 2 وے سوئچ میں نے بنا دیا کہ یہ اس کی کامن پوزیشن ہے جی. کون سی پوزیشن ہے؟ اور یہ اس کی بقایا 3 پوزیشنیں ہیں جی. اس کو آپ چاہے کسی کو آن کہہ سکتے ہیں, چاہے کسی کو 1 وے کہہ سکتے ہیں, چاہے کسی کو. اب میٹر کی ایک تار آپ ادھر لگائیں گے, میٹر کی دوسری تار ادھر لگائیں گے. اگر یہ سوئچ یہاں پر بنا ہوگا تو ان دونوں کے درمیان کنٹینیوٹی آئے گی. پھر اس کو تبدیل کر کے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. اب میٹر کی ایک تار ادھر لگائیں, دوسری تار ادھر لگائیں, اب اس کے درمیان کنٹینیوٹی آنی چاہیے. پھر آپ اس تار کو اٹھا کر ادھر لگا سکتے ہیں. اب ان کے ساتھ آپ کی کنٹینیوٹی آپ سمجھ آ گئی جی. 1 وے 2 وے سیٹ کا چیک کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا بیٹا. اب آگے ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی جی, گینٹی کی. کس چیز کی؟ یہ آپ کے سامنے واشنگ مشین میں استعمال ہونے والا دوسرا ایک پردہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گینٹی. کیا کہتے ہیں آپ؟ گینٹی. جب ہم برقی مقناطیس کا نام لیتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم تانبے کی تار کو لپیٹ دیتے ہیں اور ایک کوائل بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے, یہ ایک تانبے کی کوائل ہے. اب میں اس تانبے کی کوائل کو اگر کرنٹ دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ whenever current will passes from a copper wire, جب کرنٹ کسی تانبے کی تار سے گزرتا ہے then what will produce, کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے بیٹا, اسی لیے میں زور دے رہا ہوں کہ جناب آپ کو برقی مقناطیس بنانا چاہیے جی. مقناطیسی اثر. کون سا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کا کرنٹ تانبے کی تار سے گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور وہ مقناطیسی اثر آپ کے اس لوہے کے ٹکڑے پر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی تار جو ہے وہ لوہے کے ٹکڑے پر لپیٹی. اب کرنٹ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں اے سی کرنٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈی سی کرنٹ. تو اگر ہم اس کوائل کو ڈی سی کرنٹ دیتے ہیں تو ڈی سی کرنٹ دینے کی وجہ سے آپ کا یہ لوہے کا ٹکڑا مقناطیس بن جاتا ہے اور یہ پتری کو اپنی طرف کیا کر لیتا ہے. اب سمجھ آ گئی. لیکن یاد رکھو بیٹا, جب ہم کسی کوائل کو اے سی کرنٹ دیتے ہیں, کون سا کرنٹ؟ اے سی کرنٹ. اے سی کرنٹ جب ہم اس کوائل کو دیتے ہیں تو چونکہ اے سی کرنٹ ایسا کرنٹ ہوتا ہے جو پہلے آف ہوتا ہے, پھر آن ہوتا ہے, پھر آف ہوتا ہے, پھر آن ہوتا ہے, پھر آف, یعنی ایک سیکنڈ میں 50 دفعہ آن ہوتا ہے اور 50 دفعہ آف ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کا کرنٹ ہم اس کوائل کو دیتے ہیں تو بنیادی طور پر 50 دفعہ اس کا مقناطیسی میدان صفر ہوتا ہے, پھر مقناطیسی میدان بنتا ہے, پھر صفر ہوتا ہے, پھر میدان بنتا ہے, پھر صفر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب مقناطیسی میدان بنے گا, کیا کریں گے؟ جب مقناطیسی میدان بنے گا تو یہ پتری کو اپنی طرف کیا کر لے گا؟ کھینچ لے گا. لیکن جب میدان ختم ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. اب ہم اگر کوئی اس طرح کی ٹیڑھی پتری بنا لیتے ہیں, جب اس کو کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی, بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو. آپ اس کے اندر آپ کی یہ پتری ٹیڑھی ہے, نظر آ رہا ہے؟ اب یہ جس چیز سے ٹکرا رہی ہے جا کر آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جب ہم اس کو کرنٹ دیں گے, جب ہم اس کو کرنٹ دیں گے, اس دونوں تاروں کو کرنٹ دیں گے تو یہ جو پتری ہے اس میں تھرتھراہٹ پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ جب تھرتھراہٹ پیدا ہوگی تو آپ کی یہ پتری جا کر لوہے کے ٹکڑے سے کبھی ٹکرائے گی, کبھی چھوڑے گی, کبھی ٹکرائے گی, کبھی چھوڑے گی, ہمیں آواز آ جائے گی.
यानी टोटल 15 रुपए की चीज़ है, टोटल इसमें क्या चीज़ है, और फिर भी आपको ये समझ ना आए तो फिर आपको एसोसिएट इंजीनियर बनने का कोई तो बरकी मकनातीस क्या चीज़? बरकी मकनातीस। Whenever current will given or AC current will given to a electromagnet, बरकी मकनातीस. Whenever current will given to a electromagnet, then a variable magnetic field will produce. यानी कौन सा मकनातीसी मैदान पैदा होगा? मुतगय्यर मकनातीसी मैदान, वेरिएबल मकनातीसी मैदान, जो कभी फैल जाएगा और कभी क्या होगा, कभी खींच लेगा और कभी क्या होगा। तो नतीजे में वो पतरी इस लोहे के साथ जब टच करेगी तो आवाज आएगी, जब नहीं करेगी तो नहीं आएगी। अब इसमें दो ही खराबियां हो सकती हैं, या तो आपकी ये कॉइल ओपन हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो ये कॉइल क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। यानी मैंने बताया ना, दो ही बातें हो सकती हैं, या क्या है, ओपन है, और या क्या है, शॉर्ट है। आप क्या करेंगे, सीरीज बल्ब के साथ या सीरीज सॉकेट में दो तारें लगाकर एक तार इधर लगा देंगे, दूसरी तार इधर लगा देंगे। अगर आपका सीरीज बल्ब बिल्कुल रोशन नहीं होता और घंटी में आवाज भी नहीं आती, तो इसका मतलब है कि ये घंटी क्या है, ओपन है। अगर आपका बल्ब फुल रोशन हो जाता है लेकिन घंटी में आवाज नहीं आती, तो इसका मतलब है ये घंटी क्या है, शॉर्ट है। अगर आपका बल्ब हल्का हल्का रोशन होता है और हल्की हल्की इसमें आवाज भी आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी घंटी क्या है, अब समझ आ गई। तो जब आप सीरीज बल्ब के साथ घंटी को चेक करेंगे तो आपकी घंटी में हल्की हल्की आवाज भी आ जाएगी और आपका बल्ब भी हल्का हल्का क्या होगा, रोशन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये घंटी क्या है, समझ आ गई। अब कैपेसिटर एक ऐसा पुर्जा होता है जो अपने अंदर बिजली को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी जब हम उसको बिजली देते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, बिजली देते हैं, तो उसके अंदर बिजली जमा हो जाती है। जब फिर हम उसको शॉर्ट करते हैं तो बिजली डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। लेकिन सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्या करता है, फेज स्प्लिटिंग। क्या करता है, फेज स्प्लिटिंग। इसका मतलब कुछ यूं है जनाब, कैपेसिटर क्या चीज लफ्ज बोला मैंने, कैपेसिटर। ये इस कैपेसिटर की जनाब अलामत है। इसमें दो प्लेटें होती हैं। कुछ दिनों के बाद आपको काट कर भी बताया जाएगा इसमें किस तरह की प्लेटें होती हैं। तो जनाब इन प्लेटों पर बिजली हमारी चार्ज हो जाती है, लेकिन जब हम सिंगल फेस मोटर के साथ इस कैपेसिटर को लगाते हैं तो ये फेस स्प्लिटिंग का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक वाइंडिंग ये है जी, दूसरी वाइंडिंग ये है, इसको मैं कॉमन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जनाब कि इसके रास्ते में इस वाइंडिंग के रास्ते में मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ। अब इस वाइंडिंग का करंट डायरेक्ट जा रहा है, इस वाइंडिंग का करंट कैपेसिटर से गुजर कर जा रहा है। अब बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि इसके करंट को इसके करंट से क्या कर दिया गया है, मुख्तलिफ। अब समझ आ गई। फिर किसी पीरियड में जब हम मोटर के अंदरूनी चलने का असूल बताएंगे तो आपको ये समझा देंगे कि ये कैपेसिटर की जरूरत क्यों पेश आता है। तो सर दस्त आप इतना कह दें कि ये कैपेसिटर इस मोटर में फेज स्प्लिटिंग का काम करता है, यानी इस वाइंडिंग के करंट को इस वाइंडिंग के करंट से क्या कर देता है। लेकिन अभी इस पीरियड के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको चेक करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका चेक है। अगर आप सीरीज के साथ कर लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप सीरीज के साथ नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट के साथ ही कर लें। आपने एक दफा इसको उसके साथ लगाया तो ये चार्ज हो गया। अब इसको आपस में टच करेंगे तो ये पटाखे की आवाज देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो गया, पटाखे की आवाज जितनी तेज आएगी, पटाखे की आवाज तेज आएगी, इतना ही ये अच्छा चार्ज और डिस्चार्ज होगा। अगर ये पटाखे की आवाज तेज नहीं आती, हल्की सी ठुस कर देती है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर कमजोर हो चुका है या बिल्कुल चार्ज ही नहीं होता, इसमें बिजली जमा ही नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है ये कैपेसिटर ओपन हो गया।
کیا ہو گیا ہے؟ تو کیپیسٹر کے سلسلے میں آپ کو گرابیوں کا پتہ چل گیا۔ اب ہمارا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ یعنی تمام حصوں کا چیک۔ کیا ہو گیا؟ تمام حصوں میں آپ نے موٹر کا چیک پڑھ لیا، آپ نے ٹائمر کا چیک پڑھ لیا، آپ نے 1 و 2 میں سوئچ کا چیک پڑھ لیا، آپ نے گھنٹی کا پڑھ لیا، آپ نے کیپیسٹر کا پڑھ لیا۔ یہ الیکٹریکل کے حصوں کو لگانے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں۔ اب اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے شاباش تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وائرنگ، کیا وائرنگ؟ یہ ایک لفظ ہے وائرنگ۔ آپ کی ٹیکنالوجی میں، الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں 5 مختلف شعبے ہیں۔ کیا ہیں؟ ان 5 مختلف شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں آپ کا رزلٹ لکھا جا سکتا ہے، کسی ایک شعبے میں۔ ان میں سے ایک شعبہ آپ کا وائرنگ کا ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ وائرنگ۔ اور پھر یہ وائرنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو ہم گھریلو بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم انڈسٹری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ ہم کہہ سکتے ہیں وائنڈنگ کا۔ کیا ہے؟ اس موٹر کے اندر تانبے کی تاروں کو کوئلیں بنا کر ڈالنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وائنڈنگ۔ آپ کا شعبہ وائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا شعبہ آپ کا الیکٹرانکس سے ملتا جلتا ہے کہ الیکٹرانکس بعض آج کل موٹروں کو الیکٹرانکس سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی الیکٹرانکس ٹیکنالوجی نے دن بدن ترقی کر لی ہے، تو آپ انڈسٹریل الیکٹرانکس بھی پڑھیں گے، ڈیجیٹل الیکٹرانکس بھی پڑھیں گے الیکٹریکل 3rd ایئر میں، تو پھر آپ کا یہ شعبہ بھی آپ کو کام آ سکتا ہے۔ تو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں وائرنگ کی۔ کس چیز کی؟ وائرنگ۔ کیونکہ یہ ایک شعبہ ہے تو کم از کم شعبے کی تعریف کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ وائرنگ کسے کہتے ہیں؟ تمام آلات کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی جگہ پر بات ان کی ٹھیک ہے کہ جب ہم اس پنکھے کو چلاتے ہیں تو ہم اس کو ایک نیوٹرل ڈائریکٹ دے دیتے ہیں، ہم ایک لائن پہلے سوئچ میں لاتے ہیں، سوئچ سے لا کر اس کو دے دیتے ہیں، تو لائن اور نیوٹرل لانے کے عمل کو ہم وائرنگ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بے تعریف زیادہ بہتر ہے بیٹا کہ ہم نے سوئچ کو اور پنکھے کو تاروں کی مدد سے آپس میں ملا دیا، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تعریف آپ کی موٹروں میں بھی چل سکتی ہے، جنریٹروں میں بھی چل سکتی ہے، واشنگ مشینوں میں بھی چل سکتی ہے، ہر مشینری میں بھی چل سکتی ہے کہ تمام بجلی کے آلات کو آپس میں ملانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب میں اگر کہتا ہوں واشنگ مشین کی میں وائرنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں جی؟ وائرنگ کرنا چاہتا ہوں، تو then what is the meaning of the wiring؟ اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں واشنگ مشین کی کیا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وائرنگ کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام الیکٹریکل آلات کو آپس میں ملانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہم واشنگ مشین کی وائرنگ کرتے ہیں۔ تو جب ہم وائرنگ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائمر کے کتنے کنیکشن ہیں؟ کتنے کنیکشن ہیں؟ ان میں سے ایک تار کون سی ہے جی؟ ان میں سے ایک تار کون سی ہے؟ 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 اور ان میں سے ایک تار کون سی ہے؟ آپ نے ٹائمر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ٹائمر۔ اب جب ہم واشنگ مشین کی موٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سنگل فیس موٹر ہے، اور جب کوئی سنگل فیس موٹر ہوگی تو اس کے اندر سے 3 تاریں نکل رہی ہوں گی۔ میں نے کیا کر دیا جناب، یہ ایک سنگل فیس موٹر کی ڈائیگرام بنا دی، ان تار کو کامن کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کامن کر دیا، اور میں نے اندر سے موٹر کی 3 تاروں کو باہر نکال دیا۔ یہ کامن تار ہوگی اور یہ دوسری دونوں تار ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے ساتھ جناب میں نے ایک کیپیسٹر بھی لگا دیا۔ یہ ہمارا کیپیسٹر ہو گیا۔ ابھی میں صرف پرزاجات بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا کیپیسٹر ہو گیا جناب، یہ ہماری موٹر ہوگی جی۔ کیا چیز ہوگی جی؟ موٹر ہوگی، اور یہاں پر میں نے ایک گھنٹی بھی بنا دی۔ یہ میں نے ایک، تو یہ ہماری کیا ہوگی جی؟ گھنٹی۔ کیا ہوگی یہ؟ گھنٹی ہوگی بیٹا۔ اب یہاں پر میں نے ایک کیا بنا دیا؟ 1 وے 2 وے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی ایک پوزیشن کیا ہے؟ اس کی ایک پوزیشن یہ ہے، دوسری پوزیشن یہ ہے۔ یہ ہمارے پاس 1 وے 2 وے۔
اب ایک انڈیکیٹر بلب ہوتا ہے، عام طور پر نہ بھی استعمال کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن چلیں میں یہاں پر لگا دیتا ہوں انڈیکیٹر پر. کیا چیز؟ انڈیکیٹر. ادھر میں لگا دیتا ہوں، ہٹ کے ادھر لگا دیتا ہوں. اب ذرا دیکھو، اب میں ان کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور آپس میں ملانے کے عمل کو شہزادے میں کیا کروں گا؟ ان تمام پرزہ جات کو آپس میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ملانا چاہتا ہوں. ملانے کے عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میرے پاس یہ دو تاریں ہیں جناب. ایک میرے پاس یہ نیوٹرل تار ہے، ایک میرے پاس کیا ہے جی؟ لائن تار ہے. اب میں اس نیوٹرل تار کو اور لائن تار کو واشنگ مشین کے تمام پرزجات کے ساتھ ملا کر وائرنگ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ میں نے جو نیوٹرل تار ہے اس کو موٹر کے کامن پوائنٹ پر دے دیا اور وہیں سے نکال کر گھنٹی کے بھی ایک پوائنٹ سے دے دیا اور وہیں سے نکال کر میں نے آپ کے انڈیکیٹر پر لکھو. اب سمجھ آ گئی کیا کیا بیٹا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نیوٹرل تار، کون سی تار؟ نیوٹرل تار موٹر کے کامن پوائنٹ پر بھی دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کس پر دے دی؟ یہ جناب میرا پہلا سٹیپ ہو گیا. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جناب؟ ہم واشنگ مشین کی وائرنگ کرنا چاہتے ہیں اور وائرنگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تمام پرزہ جات کو ملانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور بجلی کی ایک تار جس کو ہم نیوٹرل کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے موٹر کے کامن پوائنٹ پر لگا دیا، اس کو ہم نے گھنٹی کے ایک پوائنٹ پر لگا دیا، اس کو ہم نے انڈیکیٹر پر بھی لگا دیا. یہ انڈیکیٹر بلب آپ کا واشنگ مشین کے اوپر بھی لگا ہو سکتا ہے، دائیں طرف بھی لگا ہو سکتا ہے، بائیں طرف بھی لگا ہو سکتا ہے. یہاں پر میں نے سائڈ پر لگا دیا. اب یہ میرا پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ میں کیا کروں گا جناب؟ یہ جو لائن تار ہے اس لائن تار کو میں ٹائمر کی کالی تار کے ساتھ ملا دوں. ٹائمر کی کالی تار کے ساتھ ملا دوں اور پھر اسی کو لائن کو میں انڈیکیٹر بلب کے ساتھ بھی ملا دوں. انڈیکیٹر بلب کون سا بلب؟ which indicates either supply is being coming in the machine or not coming in the machine. انڈیکیٹر بلب کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیا سپلائی آ رہی ہے یا نہیں. جب آپ ان دونوں تاروں کو اس ساکٹ کے ساتھ لگائیں گے آپ کا یہ انڈیکیٹر بلب روشن ہو جائے گا. دیکھو نا، ایک نیوٹرل لگی ہوئی ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے. آپ کا انڈیکیٹر بلب روشن ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی تو کم از کم ریئل ہو گئی. اب آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے جو لائن والی تار ہے وہ کس تار کے ساتھ لگا دی؟ اور پھر اس کے بعد جو سلیٹی تار ہے آپ کی وہ آپ نے جناب 1 وے 2 وے سوئچ کے کون سے پوائنٹ پر دے دی؟ کامن پوائنٹ پر دے دی. اب آپ کا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ 3 پوزیشنوں میں سے درمیان والی پوزیشن کو میں آف کہہ دیتا ہوں اور اس پوزیشن کو میں 1 وے کہہ دیتا ہوں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جس کو 1 وے بنانا چاہتے ہیں، جس کو 2 وے. اس کو میں کیا کہہ دیتا ہوں؟ 2 وے. ایک پوزیشن آپ کی 1 وے ہو گئی، دوسری پوزیشن آپ کی کیا ہو گئی؟ 2 وے ہو گئی. اور آپ کی جو درمیانی پوزیشن ہے میں نے کیا کیا کہ 1 وے 2 وے سوئچ کی یہ 3 پوزیشنوں میں سے ایک پوزیشن کو 2 وے بنا دیا، دوسری کو 1 وے بنا دیا، درمیان والی کو میں نے کیا کر دیا؟ آف کر دیا. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2 وے والی پوزیشن ہے اس کو میں نے براؤن تار کے ساتھ ملا دیا اور آپ کی جو ٹائمر کی دوسری تاریں ہیں ان میں سے ایک تار کو میں نے یہاں پر ادھر سے کیپیسٹر کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا اور اوپر سے ٹائمر سے آنے والی تار کو بھی میں نے کیا کر دیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ٹائمر کی آپ کی جو پیلی تار ہے، کون سی تار ہے؟ پیلی تار. اس کو کس کے ساتھ میں نے ملا دیا؟ اور کیپیسٹر کے اسی سرے کو میں نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ وائنڈنگ کے ایک سرے کے ساتھ. یعنی موٹر کے اندر سے کتنی تاریں باہر نکلتی ہیں؟ ان میں سے ایک تار کون سی ہوتی ہے؟ اور 2 تاروں کو ہم کہتے ہیں یہ کیپیسٹر والی تاریں ہیں.
कौन सी तारें हैं? तो मैंने क्या किया, इस एक तार को इसके साथ क्या कर दिया, मिला दिया। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब देखें जरा, मैं क्या करता हूँ, अपनी इस दूसरी तार को उठाकर यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, मैंने यहाँ पर मिला दिया है इस पॉइंट, यानी कैपेसिटर के एक सिरे को मैंने इसके साथ मिला दिया, कैपेसिटर के दूसरे सिरे को मैंने इसके साथ मिला दिया, और ऊपर से जो दो तारें टाइमर की आ रही थी, एक पीली आ रही थी और दूसरी क्या आ रही थी, सब्ज आ रही थी। पीली तार को भी मैंने इधर मिला दिया, सब्ज तार को मैंने अगले पॉइंट पर मिला दिया, और इसी बाइंडिंग के सिरों के साथ मैंने कैपेसिटर भी क्या कर दिया, मिला दिया। मैं वायरिंग कर रहा हूँ, वायरिंग से मुराद है तमाम पुर्जाजात को आपस में मिलाने से मैंने मोटर की इन दोनों तारों के साथ कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर के साथ ऊपर से टाइमर की दोनों तारें भी क्या कर दी, समझ आ गई। अब उसके बाद मेरे पास एक तार ये बच गई जो सुर्ख तार है, ये मैंने कहां पर लगा दी, घंटी पर, इस पर लगा दी घंटी पर। अब जरा आप देखें कि मेरे पास ये जो 1 वे 2 वे स्विच है, इसकी ये वाली तार तो ब्राउन तार के साथ टच हो गई थी, जिसको मैंने 2 वे कहा था, किसको कहा था, 2 वे, और आपकी जो 1 वे वाला पोजीशन है उसमें से एक तार निकाल कर मैंने इसके साथ छोड़ दिया। समझ आ गई? अब इस तरह आपकी वायरिंग जो है वो मुकम्मल होगी। क्या होगी, क्या होगी, इस तरह हमारी वॉशिंग मशीन की वायरिंग मुकम्मल होगी। क्या हो गई? हमने पहले मरहले में मोटर के पुर्जाजात को चेक करने का तरीका देख लिया, ऐसे किया ना? पहले मरहले में क्या किया हमने, मोटर के पुर्जाजात को चेक करने का काम कर लिया। दूसरे मरहले में हमने उन पुर्जाजात को आपस में क्या कर लिया जी, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जो इसका अहम काम ये है कि आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर चलती कैसे है। क्या चीज, अभी मैंने वायरिंग की है ना, क्या चलाई है, क्या आपको पता है कि ये चलेगी कैसे? चलने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। अभी मैंने तमाम पुर्जाजात को सिर्फ आपस में क्या किया है बेटा, जोड़ा है। इससे अगला जो काम होगा वो अमल होगा। क्या चीज, अमल होगा कि जनाब वॉशिंग मशीन की मोटर चलती कैसे है। आखिर चलने का भी तो काम करना है ना। अभी हमने सिर्फ वायरिंग की है, तो ये याद रखो बेटा कि हमारी कोई भी सिंगल फेज मोटर हो, क्या चीज, सिंगल फेज मोटर, हमारी कोई भी सिंगल फेज मोटर हो, तो सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। क्या होती हैं, 2 वाइंडिंग होती हैं। अब 2 वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। क्या होते हैं, 2 सिरे, और उनमें से एक तार को हम कॉमन कर देते हैं, ऐसे ही है ना, और दूसरी दोनों तारों के साथ हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये लग गई आपकी, ये जनाब मोटर हो गई आपकी है, ये कॉमन तार हो गई, और ये 2 कैपेसिटर वाली तारें हो गई, और मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया। नाउ आई वांट टू ड्राइव दिस मोटर, मैं इस मोटर को चलाना चाहता हूँ। क्या करूँगा, मैं इस मोटर को चलाना चाहता हूँ, मैं सप्लाई देना चाहता हूँ, इस मोटर को चलाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इस मोटर को चलाना चाहता हूँ। मेरे हाल का सबसे छोटा शहजादा जो बेचारा सो के वक्त गुजार है, शाबाश। अब मैं इस मोटर को चलाना चाहता हूँ, कैसे चलाऊंगा, और कितने लाइन लासा ने कितने न्यूट्रल लासा, शाबाश। अब मैं चलाना चाहता हूँ, अब मैं, तो ये याद रखो कि बिजली की एक तार में कॉमन के साथ लगा दूंगा, चाहे लाइन लगा दूं चाहे, और बिजली की एक तार में इधर लगा दूंगा, तो ये मोटर एक तरफ चलना शुरू हो जाएगी। देखो ना, अब हम वॉशिंग मशीन का अमल करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, वॉशिंग मशीन का क्या करना चाहते हैं, अमल करने से पहले हमें तो पता तो होना चाहिए कि जनाब सिंगल फेज मोटर हमारी चलती कैसे। अगर ये पंखा हमारा चल रहा है, हम इसको बिजली दे रहे हैं तो चल रहा है, इस पंखे के अंदर से कितनी तारें आती हैं, उस तारों के साथ क्या चीज लगी होती है, और बिजली की जो 2 तारें होती हैं उसमें से किस पॉइंट पर एक दी जाती है, किस पॉइंट पर दूसरी दी जाती है। एक तार लगाने से आपका पंखा ऐसे चलता है, और वो तार कहाँ हम लगाएंगे कि वो पंखा आपका ऐसे। तो बेटा अब हमें पता चल गया कि बिजली की एक तार को हमने कॉमन पॉइंट पर लगा दिया,
बिजली की दूसरी तार को कैपेसिटर के साथ जो बाइंडिंग का सिरा जुड़ा हुआ है हमने वहां पर लगा दिया, मोटर हमारी एक सिमत में चल गई। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं क्लॉक वाइज। क्या कह सकते हैं? घड़ीवार सिमत। आप टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं ना, आपके इल्म को कुशादा होना चाहिए। तो इस ये कौन सा तरफ हो गई? घड़ी। अब मैं अगर इस मोटर को उलट चलाना चाहता हूँ, क्या चलाना चाहता हूँ? उलट चलाना चाहता हूँ कि इस तार को मैं उठाकर अगर मैं है इधर लगा देता हूँ तो अब आपकी मोटर इस सिमत में चलना शुरू हो जाएगी। मोटर चलाने का तरीका और मोटर को उल्टी स्पीड में चलाने का तरीका किस किस को पता चल गया है? मेरा ख्याल क्लियर हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम वॉशिंग मशीन की मोटर को चलाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यानी हम वॉशिंग मशीन का अमल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अमल चाहते हैं। तो इसका मतलब है हम मोटर को क्या करना चाहते हैं? चलाना चाहते हैं। अब मैं मोटर को चला कर दिखाना चाहता हूँ। तो देखो, मैंने टाइमर का बताया था, आपने वॉशिंग मशीन घरों में देखी भी होगी। जब आप किस चीज को ऑन करते हैं तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाती है। क्या आप सप्लाई की तारें लगाते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन फौरन चलना शुरू हो जाती है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब कभी भी आप वन वे टाइमर में चाबी भरेंगे तो आपकी मोटर चलेगी, चाबी नहीं भरेंगे तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। समझ आ गई? तो मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको टाइमर के चेक करने का तरीका बताया था तो मैंने आपको कहा था कि जब तुम टाइमर में चाबी भरोगे तो उसका पहला काम क्या होगा? टिक टिक की होगी आवाज। फिर क्या चेक करोगे? जी, गुरुद्वारे वाला दोस्त। सर काली तार, पीली तार के साथ काली तार को, ये वाली जो काली तार है, इसको सलेटी तार के साथ क्या देनी चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने टाइमर में चाबी भरी, क्या किया? आपने टाइमर में क्या किया? चाबी भरी, तो आपकी जो काली तार है उसने किसके साथ कंटिन्यूटी दी? सलेटी तार। किसके साथ? सलेटी तार। कंटिन्यूटी से मुराद क्या होगा? ये मिल गया कि ना मिल गया? आपकी ये जो लाइन तार आ रही है, अब मैंने इस लाइन तार को यहाँ से गुजार कर यहाँ तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? अब मैंने पहले कहा था कि जो आपका वन वे टू वे स्विच होगा वो किसी एक पोजीशन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब फर्ज कर लो मैंने इस स्विच को इस पोजीशन पर कर दिया। अब जरा गौर करोगे, आपकी बिजली की दो तारें थी, आपने न्यूट्रल तार कामन को दे दी। किसको दे दी? कामन को दे दी। और आपकी ये जो लाइन वाली तार है आपके टाइमर से गुजर गई कि ना गुजर गई? आपके यहाँ से आ गई, आपके यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से इधर आ गई। अब क्या होगा? मोटर एक तरफ चलना शुरू हो गई। मोटर के चलने का तरीका मैंने बताया था ना कि मोटर के कॉमन पॉइंट पर बिजली की एक तार देंगे और बिजली की जो दूसरी तार होगी वो उस सिरे पर देंगे जहां पर हमने कैपेसिटर रखा। तो मैं बता रहा था कि अगर मोटर को हमने चलाना हो तो उसको हम एक तार बिजली की कॉमन तार के साथ लगाते हैं और बिजली की जो दूसरी तार है वो कैपेसिटर वाले पॉइंटों के साथ क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। मोटर एक तरफ चल जाती है। अगर हम इस तार को दूसरी तरफ लगा दें तो मोटर दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाए। अब हम वायरिंग को देखते हैं कि जनाब हमारी जो न्यूट्रल तार है वो मोटर के कॉमन सिरे पर लगी हुई है। किस पर लगी हुई है? और जो लाइन वाली तार है वो यहाँ गई जनाब, इधर गई, इधर से होकर इधर चली गई, इधर से होकर इधर चली गई, इधर आ गई जनाब, इधर से आकर इधर आ गई, इधर आ गई, यहाँ पर आ गई कि ना आ गई? अब इसका मतलब क्या है कि हमारी मोटर एक तरफ चलना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन अब हम इस मोटर को दोनों तरफ चलाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जब हम मोटर को दोनों तरफ चलाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? जी हम स्विच को क्या करेंगे? जब जनाब हम इस स्विच को टू वे पर करेंगे। कहां पर करेंगे? टू वे पर करेंगे। अब जरा आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब हम इस को टू वे पर करेंगे तो इसका मतलब है ये जो लाइन वाली बिजली है, ये जो लाइन वाली बिजली है अब इस पॉइंट पर आ गई कि ना आ गई? जब इस पॉइंट पर आई तो टाइमर के अंदर दोबारा आ गई कि ना आ गई? अब इस ग्राउंड वाली तार का मैंने बताया था कि टाइमर का दूसरा चेक क्या होता है? टाइमर का जो दूसरा चेक क्या होता है जी बेटा? शाबाश। ग्राउंड वाली तार कभी पीली के साथ और कभी किसके साथ? इसका मतलब
ये हुआ कि ये वाली जो ब्राउन तार है कभी सब्ज के साथ देगी और कभी नीचे वाली तार पीली के साथ। अब फर्ज कर लेते हैं, देखो जरा, ये ब्राउन तार इसके साथ कंटिन्यूटी दे रही है, तो ये ब्राउन इधर इसके साथ मिल गई, यहाँ से चली गई, मोटर एक तरफ चलना शुरू हो गई कि ना हो गई? अब थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ये पॉइंट यहाँ से टूटकर इसके साथ मिल जाएगा। समझ आ गई? जब ये इसके साथ मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, तो अब ये देखो कि ये करंट पहले इस पॉइंट पर था, अब ये करंट क्या हो गया? जब ये करंट इस पॉइंट पर जाएगा तो मोटर को उल्टी सिमत में चलाने का तरीका तो आ गया ना। जब इधर लगाएंगे लाइन वाली तार तो मोटर एक तरफ चलेगी, जब इधर लगाएंगे तो मोटर। तो इस तरह जब आप इस स्विच को टू वे पर करेंगे और आपका ये जो लाइन वाला करंट है ब्राउन तार के जरिए टाइमर में जाएगा। अब आगे टाइमर में पत्तियां लगी होंगी और जो ब्राउन वाली पत्ती होगी वो कभी इसके साथ मिलेगी और वो कभी इसके साथ। जब इसके साथ मिलेगी तो मोटर को एक सिमत में चलाएगी और जब इसके साथ मिलेगी तो मोटर क्या होगी? अब समझ आ गई? तो आपकी स्विच को टू वे पर करने से मोटर दोनों तरफ क्या होगी? अब तीसरा और आखिरी काम रह गया, कौन सा वाला? जब चाबी खत्म होने वाली होती है तो घंटी कैसे बजती है? समझ आ रही थी? अब हमने जनाब घंटी को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है, दे दिया है कि नहीं? दे दिया है। अब इसमें जो लाइन वाली तार है उस लाइन वाली तार को हमने टाइमर से निकाल कर दिया है। किससे दिया है? मैंने पहले कहा था कि जनाब टाइमर में जब चाबी खत्म होने वाली होगी, खत्म होने से थोड़ी देर पहले आपका ये पॉइंट इस सुर्ख तार से भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब ये पॉइंट आपका इस तार से मिलेगा तो आपका ये लाइन इस घंटी को भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी घंटी भी बजना शुरू हो जाएगा। अब आपको वार्निंग दी जा रही होगी, या तो कपड़ों को निकाल लो, ये धुल चुके हैं, और या मजीद चाबी। आपका वॉशिंग मशीन की वायरिंग का काम भी आपको समझ आ जाना चाहिए और अमल का भी पता कि जब हम टाइमर में चाबी भरते हैं तो काली तार का ताल्लुक स्लेटी के साथ मिल जाता है, स्लेटी 1 में 2 वे स्विच में चली जाती है। अगर इस स्विच को हम 2 वे पर करें तो यही लाइन वापस टाइमर में आ जाता है और वापस जब टाइमर में ब्राउन तार के जरिए आता है तो ब्राउन तार बारी बारी पीली और सब्ज के साथ है, और जब पीली और सब्ज के साथ मिलता है तो ये कनेक्शन डायरेक्ट मोटर के उस सिरे पर जाता है जिस सिरे पर वाइंडिंग और कैपेसिटर की एक तार लगी होती है। एक दफा एक पॉइंट पर लगता है, दूसरी दफा दूसरे पॉइंट पर लगता है। एक तरफ लगता है तो मोटर एक तरफ चलती है, दूसरी तरफ लगता है तो मोटर दूसरी तरफ